होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपका टॉपिक है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। इसके लिए आप बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने इसको ढूंढा और आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। एक अच्छी क्लास होगी, एक गंभीरता के साथ आप पढ़ेंगे, एक एकाग्रता के साथ आप देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। थ्योरी वाली चीज़ें आपको बोर कर सकती हैं, लेकिन जब भी आप बोर हो रहे हो तो सीधा सीधा कारण ये है कि आप एकाग्र नहीं हैं और आपके अंदर की जो ऊर्जा का स्तर है वो काफ़ी नीचे हो रखा है। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप क्लास में बोर हो रहे हो, आप क्लास को पॉज करिएगा और 3 लंबी गहरी सांसें लीजिएगा, फिर पढ़िएगा। ठीक है, गंभीरता के साथ और एकाग्रता के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आज का आपका टॉपिक है मुख्य सेविका की भूमिका और कार्य। तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज का आपका प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आपका प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है आपको? तो आपका प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका सिलेबस है जिसमें 20 पॉइंट है, और आज की क्लास में आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। आप डेली सिलेबस देखें ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आप डेली सिलेबस से जुड़े रहें, अपने टारगेट को अपने दिमाग में रखे रहें। ऐसा ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। तो आज का आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है, पहली जो टॉपिक है वो वाला आपका पढ़ाया जाएगा मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। क्लियर है आपको? तो इसमें आज आप पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि आपको क्लास शुरू हो, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी परीक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, आप हर हाल में इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर एक स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच, जिसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच, जिसकी फीस 451 रुपये रखी गई थी। लेकिन आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए 3 सितंबर तक, यानी कि आज रात 12 बजे तक मात्र 415 रुपये में इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। रात्रि 12 बजे तक मात्र 415 रुपये में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं, एक नई शक्ति दे सकते हैं। अगर आप गंभीरता के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आप एक अच्छे मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन कराया जाएगा, आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत कराई जाएगी। 3 चरणों में आपकी पढ़ाई होगी। पहले चरण में आपको थ्योरी कराई जाएगी, दूसरे चरण में हर टॉपिक के आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे, तीसरे चरण में आपको 1 लाइनर कराए जाएंगे। तो ये तीनों चरणों के द्वारा आपकी पूरी तैयारी बहुत ही अच्छी कराई जाएगी अगर आप मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ेंगे। ये तो डेमो क्लासेस हैं, आपको मिल रही हैं, पूरी चीजें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, इसलिए जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। मात्र 415 रुपये में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, अपनी नौकरी में स्थान पक्का करने का मौका मिलेगा। अगर आप एक अच्छे सिलेबस के कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ना चाहते हैं, गंभीर हैं अपने तैयारी को लेकर, एकाग्र हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, एक दृढ़ संकल्पित हैं अपने लक्ष्य को लेकर, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से, जो आपका कल बदलेगी, जो आपकी गरिमा बढ़ाएगी आने वाले समय में। अगर आप अपने परिवार में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। मात्र 415 रुपये में आप 40 से 45 हजार की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है, वहां पर आपको मैसेज करना है, वहां पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज करें तो भी आपको जानकारी पूरी उपलब्ध करा दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहां भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सभी क्लासेस की आपको PDF दी जाएंगी, नोट्स की PDF दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। MCQ की
एमसीक्यू की अलग से टेस्ट सीरीज चलेगी, उसकी भी पीडीएफ आपको दी जाएंगी, वन लाइनर की पीडीएफ आपको दी जाएंगी, ताकि क्रमबद्ध तरीके से आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। मुझे इस बैच में 200 से 300 सिलेक्शन करवाने हैं, तो आप अगर उसमें अपना एक स्थान पक्का करवाना चाहते हैं तो जरूर जुड़े मात्र 415 रुपए में मुख्य सेवका गरिमा बैच से। और बड़ी बड़ी कोचिंगें आपसे 2000-3000 रुपए वसूलेंगे, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आपको 415 रुपए में उनसे बेहतर तैयारी करवाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे। तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका गरिमा बैच से, मात्र 415 रुपए में, आज रात्रि 12 बजे तक। उसके बाद ये फीस 451 रुपए हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करें या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुख्य सेवका की भूमिका और जिम्मेदारियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। क्लियर है आपको? टोटल 20 टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में, जिनमें से ये पहला टॉपिक है मुख्य सेवका की भूमिका और जिम्मेदारियां। तो अपने पद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है सरकार के रोल में, सरकारी कार्यों में, और क्या जिम्मेदारियां हैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। तो क्षेत्र भ्रमण योजना तैयार करना मुख्य सेवका की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि क्षेत्र भ्रमण योजना तैयार करें। किस तरह से कौन से गांव में जाना है, कौन से आंगनवाड़ी केंद्र पे जाना है, इसकी योजना आपको तैयार करनी होगी। दूसरा है क्षेत्र भ्रमण के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण। अब जिस तरह से आपने क्षेत्रों को बांटा है कि आज के डेट में 3-4 गांव में इधर जाएंगे, अगली डेट में 3-4 गांव में इधर जाएंगे, उनके अनुसार जो आंगनवाड़ी केंद्र वहां पर पड़ेंगे तो वहां भी आप भ्रमण करेंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र पर केंद्र का संचालन करके आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को केंद्र संचालन के लिए प्रशिक्षित करना। क्लियर है आपको? आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएंगी आप, वहां पर केंद्र का संचालन करेंगी, और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं, वहां पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, उन्हें आप प्रशिक्षित करेंगी कि किस तरह केंद्र का संचालन करें, किस तरह से बच्चों को वो समझाएं, किस तरह से गर्भवती महिलाओं को वो जानकारी दें, किस तरह से वो अन्य लोगों को जानकारी दें। तो क्लियर है आपको? माह में 2 बार क्षेत्र बैठक करना तथा आंगनवाड़ी की क्षमता वृद्धि करना। आपको 2 बार ब्लॉक की बैठक करनी होगी, और उसमें आंगनवाड़ी की जो क्षमता वृद्धि करनी होगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें बताना होगा किस तरह से वो अच्छे कार्यों को पूरा कर सकते हैं, किस तरह से विभाग की जिम्मेदारियों को आगे तक पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षेत्र बैठक के माध्यम से प्रशिक्षित करना। तो जितनी भी बैठक होंगी आपकी आंगनवाड़ियों के लिए, वो सारी उनका मेन मोटिव यही होगा कि आंगनवाड़ियों को प्रशिक्षित करना। जो सरकार की नई योजना आई है उसके बारे में प्रशिक्षण देना, या जो नई बीमारी आई है उनके बारे में जागरूक करना, या कोई और सुविधा आई है तो उसके बारे में भी आंगनवाड़ियों को प्रशिक्षण करना। तो मुख्य कार्य क्या है आपका? यहाँ से मोटा मोटा आपको क्या समझ में आ रहा कि मुख्य सेवका का मुख्य कार्य यह है कि उन्हें आंगनवाड़ियों को प्रशिक्षित करना है, आंगनवाड़ियों के ऊपर कार्य करना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर वर्क करना है। मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। क्लियर है आपको? मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना है कि क्या क्या कार्य हुए हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र से और क्या क्या पहुंचा है। ठीक है? आंगनवाड़ी केंद्रों के भ्रमण के दौरान क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से गर्भवती और धात्री एवं बच्चों की माताओं से संपर्क करके कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी करना। ठीक है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों को जब भ्रमण करेंगे तो उस दौरान आप गर्भवती महिलाओं से और धात्री महिलाओं से और बच्चों की माताओं से भी मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आप कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है? फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो जो आंकड़े आंगनवाड़ी लाके देंगी उनका आपको विश्लेषण करना होगा कि वो सही है या नहीं सही है, किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं सही है। तो इन चीजों को आपको करना होगा। मासिक पोषाहार की रिपोर्ट तैयार करना। तो जो पोषाहार बढ़ता है आंगनवाड़ी केंद्रों पर, उसकी रिपोर्ट मासिक आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से प्राप्त करना है। हाक कुक फूड का अकाउंट कैश बुक तैयार करना। ये पुराना लिखा है, अभी तो ये योजना बंद हो रखी है हाक कुक फूड की, तो अगर अभी कुछ होगा, लेकिन आपको ये समझ लेना है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना। ठीक है? अगर कोई सरकारी योजना आती है तो आंगनवाड़ी केंद्रों से क्या होगी, सूची तैयार करवानी होगी आपको उनकी, और वो सूची आपको अपने पास रखनी होगी। वो अपने पास रखकर वो सूची आपको जिला में पहुंचानी होगी। ठीक है? जिला कार्यालय में इतना कार्य आपको करवाना होगा, और उनको लाभ दिलवाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। बाल विकास, स्वास्थ्य एवं पंचायत विभाग के बीच समन्वय बनाना, यह भी कार्य होगा आपका। बाल विकास, स्वास्थ्य एवं पंचायत विभाग के बीच समन्वय बनाना। तो 3 विभाग हैं आपके, एक तो बाल विकास विभाग हो गया,
एक स्वास्थ्य विभाग हो गया और एक पंचायत विभाग हो गया। इन तीनों के बीच में आपको मीडिएटर का कार्य करना है, क्योंकि गांव में ये तीनों के बीच माध्यम से ही योजनाएं संचालित होती हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग की होती हैं, दूसरा आपका ग्राम विकास विभाग की होती हैं और बाल विकास की होती हैं, ठीक है। तो ये पंचायत विभाग आप जो भी कह दें, तो इन तीनों को मिलाकर आपको अपना समन्वय बना के रखना है। फिर है आपका खंड स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेना। जब खंड ब्लॉक लेवल पर जिला सलाहकार समिति की बैठक होगी तथा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन के संदर्भ में फीडबैक देना व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के बारे में संयुक्त समीक्षा में भाग लेना। क्लियर है। तो इस तरह से कुछ कार्य हैं जो आंगन मुख्य सेविका को आपको करने होंगे, लेकिन मेन कार्य जो आपका है, जो आंगनवाड़ी कर रही हैं उनका निरीक्षण करना, आंगनवाड़ियों को प्रशिक्षण देना और जो कार्य आपसे आंगनवाड़ियों के द्वारा करवाए गए हैं उन कार्यों को आपको जिला तक पहुंचाना, मीडिएटर का कार्य करना है आपको, ठीक है। आप एक माध्यम ना। क्लियर है। तो प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग का निगरानी करना, ठीक है। तो आपको ग्रेडिंग करने का भी उसका दिया जाएगा कि इनके ग्रेडिंग करो इनके प्रदर्शन के आधार पर और इनकी निगरानी करो, ये सही से कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कौन सा केंद्र सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चीजें आपको देखनी होगी। अब मुख्य सेविका द्वारा संचालित मुख्य बैठक, तो मुख्य सेविका द्वारा संचालित मुख्य बैठक कौन सी है? माह की 15 से 20 तारीख को आयोजित MPR बैठक, जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता वृद्धि एवं रिपोर्टिंग की जाती है। तो माह की 15 से 20 तारीख को संचालित मुख्य बैठक होती है आपकी, जिसे MPR बैठक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MPR बैठक कहा जाता है। सॉरी। तो माह की 15 से 20 तारीख को आयोजित MPR बैठक, जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता वृद्धि एवं रिपोर्टिंग की जाती है। तो इस बैठक, इससे जुड़ा आपसे प्रश्न आ सकता है कि MPR बैठक माह में कब होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 15 से 20 तारीख के मध्य होती है। क्लियर है। दूसरी है माह के शुरुआत में पोषाहार बैठक, ठीक है। माह के शुरुआत में पोषाहार बैठक, 2 बैठक आपकी महीना में होंगी, जिसमें से एक माह की शुरुआत में पोषाहार बैठक होगी, फिर माह के बीच में मुख्य सेविका द्वारा संचालित मुख्य बैठक। तो ये 2 बैठकें आपको करनी होंगी। क्लियर है। तो ये एक तो पहली तो आपकी 15 से 20 होती है, और जो दूसरी बैठक है माह के शुरुआत में पोषाहार बैठक, ये आपकी जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता वृद्धि की जाती है। मतलब वही करना है कि उनको और प्रशिक्षण देना है और कार्य ट्रेनिंग देना है कि किस तरह से कार्य करना है, कौन सा कार्य कैसे संपन्न करवाना है। यह बैठक तारीख 1 से 3 तारीख के मध्य होती है, ठीक है। यहाँ पर ये तारीख थोड़ा कन्फर्म नहीं है मुझे, क्योंकि जहाँ से मैंने ये लिया है वहाँ पर केवल 3 लिखा था, ठीक है। आगे स्पेस था और 1 नहीं लिखा था, तो मुझे लगा कि माह की शुरुआत में है तो 1 से 3 होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं मिले तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, अभी जब आपके पास किताबें आए, या मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है 1 से 3 ही सही होगा, क्योंकि वहाँ पर 3 लिखा था और आगे स्पेस छूटा था, तो माह की शुरुआत में 1 से 3 होगा। क्लियर है। जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता वृद्धि की जाती है। यह बैठक तारीख 1 से 3 तारीख के मध्य होती है। क्लियर है आपको। तो कौन कौन सी बैठक होंगी? 2 बैठक होंगी। एक तो आपकी संचालित मुख्य बैठक होगी, ठीक है, जिसको MPR बैठक कहा जाता है, ये 15 से 20 तारीख के मध्य होगी। दूसरी पोषाहार बैठक होगी, ये माह की शुरुआत में होगी 1 से 3 तारीख के मध्य में। क्लियर है। अगला है प्रभावी सेक्टर बैठक। तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश में सेक्टर वो इकाई है जो कि ग्राम स्तर की कार्यकर्तियों, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कहा जाता है, को ब्लॉक स्तर से की जाती है, ठीक है। मुख्य सेविकाओं की अत्यंत प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका है कि समेत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग से संबंधित है। तो मुख्य सेविकाओं की जो अत्यंत प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि समेत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग से संबंधित है। जो मेन आपकी जिम्मेदारी है, मेन जो आपकी भूमिका है, समेत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग से संबंधित है। देखो ये चीजें थ्योरी वाली हैं, तो हो सकता है आपको बोरियत लगे, लेकिन आपको ये पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके पेपर में यही आना निर्धारित हुआ है। तो आप इनसे भाग नहीं सकते। जब भी चुनौतियां आए तो उन्हें स्वीकारिए, चुनौतियों से मुंह मत फेरिए। चुनौतियों से मुंह फेरेंगे तो जिंदगी आपसे मुंह फेर लेगी, कामयाबी आपसे मुंह फेर लेगी। जीवन में हमेशा गंभीर रहने की कोशिश करें। हंसे खेलें गाएं कूदें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने कर्तव्य पथ पे हो, अपने कर्म पथ पे हो, तो गंभीर रहें,
क्योंकि वो आपके जीवन के आने वाले भविष्य का निर्धारित कर रहा होता है। क्लियर है आपको? समेकित बाल विकास कार्यक्रम के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में मुख्य सेविकाओं को अत्यंत प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो वही मोटा मोटा यही है कि जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम है आपका, समेकित, यहां भी समेकित होगा जहां तक समेत लिख गया है। ठीक है, तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में मुख्य सेविकाओं की अत्यंत प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर है आपको? प्रभावी सेक्टर बैठक, तो क्षेत्रीय बैठक टूल के अनुसार समीक्षा की जाती है। क्षमता वृद्धि सत्र के माध्यम से सुपोषण के लिए आवश्यक तकनीकी पत्रों व नवजात शिशु देखभाल परामर्श कौशल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की क्षमता वृद्धि की जाती है। तो मेन कार्य आपका कुल मिला के यही है कि आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग देना है आपको। जो भी नई योजना आएगी उसका प्रशिक्षण आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को देना है, उन्हें हर चीज बतानी है और उनसे पूरी रिपोर्टिंग लेनी है। मुख्य सेविका का मुख्य रूप से यही कार्य है। क्लियर है आपको? क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा उपयुक्त तरीके से सर्वे करना, रिकॉर्ड अंकन करना तथा अन्नप्राशन आदि के लिए विधि प्रदर्शन किया जाता है। क्षेत्रीय भ्रमण के अनुसार फीडबैक दिया जाता है। तो इनसे जब आप क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे तो हर आंगनवाड़ी के केंद्रों के बारे में फीडबैक भी आपको देना होगा। कुपोषण की स्थिति की निगरानी कर संदर्भ सेवा दिए जाने पर निगरानी रखना। ठीक है, कुपोषण क्या लेवल क्या है उसकी भी आपको निगरानी रखनी होगी। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की पहुंच की निगरानी की समीक्षा की जाती है। तो जो आपकी प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर जो सेवाएं पहुंच रही हैं, ठीक है, वो सही तरीके से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, इसकी आपको निगरानी करनी है और उसकी समीक्षा करनी है। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र के लिए सूचना एकत्र की जाती है तथा कार्यकर्त्रियों को सही सूचना भरने के लिए मासिक प्रपत्र पर फीडबैक दिया जाता है। क्लियर है आपको? तो मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र के लिए सूचना एकत्र की जाती है, तो सूचना ली गई तथा कार्यकर्त्रियों को सही सूचना भरने के लिए मासिक प्रपत्र पर फीडबैक दिया जाता है। पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के आयोजन तथा पंचायत की भागीदारी की समीक्षा की जाती है। किसके द्वारा? मुख्य सेविका के द्वारा। आंगनवाड़ी द्वारा गृह भ्रमण, डायरी का सही तरीके से इस्तेमाल व परामर्श कौशल पर जानकारी दी जाती है। पोषाहार की 2 माह के भंडारण एवं वितरण की समीक्षा की जाती है। क्लियर है आपको? तो पोषाहार की 2 माह का भंडारण कैसा हुआ एवं वितरण कैसा हुआ, इसकी समीक्षा भी की जाती है। किसके द्वारा? मुख्य सेविका के द्वारा। क्लियर है आपको? अब जो संयुक्त बैठक है उसमें क्या होता है? मुख्य सेविका द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में से संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। तो बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग को मिला के आपका एक संयुक्त बैठक होती है। इस बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा व स्वास्थ्य कार्यकर्त्री भाग लेती हैं। ठीक है, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां भाग लेंगी, आशा भाग लेंगी, स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होंगी वो भाग लेंगी। क्लियर है? माह में स्वास्थ्य सेवाओं से छूटे हुए केंद्रों, यहाँ पर केंद्रों होगा की समीक्षा व संयुक्त कार्य योजना बनाई जाती है। तो माह में जो स्वास्थ्य सेवाओं से छूटे हुए केंद्र हैं वहाँ की समीक्षा की जाएगी व संयुक्त कार्य योजना बनाई जाएगी। इस बैठक के माध्यम से टीकाकरण के लिए लाभार्थी समूह पर चर्चा होती है। तो इस बैठक के माध्यम से क्या होता है? टीकाकरण के लिए जो लाभार्थी समूह है उस पर चर्चा की जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस बैठक के माध्यम से टीकाकरण के लिए टीकाकरण के लिए लाभार्थी समूह पर चर्चा होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? संयुक्त बैठक। क्लियर है आपको? किसके द्वारा होता है? संयुक्त बैठक द्वारा होता है। माह में टीकाकरण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, टीकाकरण का स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। संयुक्त गृह भ्रमण की रूपरेखा बनाई जाती है। किए गए सर्वे व लाभार्थी सूची का आदान प्रदान किया जाता है व रिकॉर्ड मिलान किया जाता है ताकि सही सूचना का अंकन हो व सेवाओं की गुणवत्तापूर्वक पहुंच सभी तक हो। ये सब चीजें हैं, इसमें से बहुत सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे प्रश्न नहीं बनेंगे। अब प्रभावित सेक्टर बैठक के संकेत, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, प्रत्येक माँ और बच्चे तक समेकित बाल विकास सेवकों की पहुंच हो। ठीक है, सेवाओं की पहुंच हो, गुणात्मक मासिक प्रगति रिपोर्ट हो, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि हो, उनका प्रशिक्षण बढ़े, समस्त रिकॉर्ड का बेहतर रखरखाव हो, सेवाओं में पारदर्शिता हो,
पोषाहार का उचित भंडारण व वितरण हो, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, पंचायत व आंगनवाड़ी में बेहतर तालमेल, क्षेत्र स्तर के आंकड़ों पर निगरानी व विभिन्न स्तरों पर समीक्षा। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी कि सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका की भूमिका और कार्य। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके परीक्षा से जुड़ा हुआ, जो आपके सिलेबस में प्रथम स्थान पर दिया गया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जितना आपको समझ में आया उतना समझ लीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको जब मैं अगली बार एमसीक्यू कराऊंगा इनसे जुड़े हुए, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अभी मैं एमसीक्यू इसलिए नहीं करा रहा हूं ताकि आपको एक बार पूरा सिलेबस पता चल जाए कि सिलेबस मोटा मोटा क्या है। ठीक है, तो सिलेबस एक बार आप समझ लेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे एक साथ हर चैप्टर वाइज, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और मैं जब एमसीक्यू कराता हूं, आपको पता है, मैं आपको डिटेलिंग भी कराता हूं। तो आप चिंता मत करिए, एमसीक्यू जब भी मैं कराऊंगा आपको एक अच्छी जानकारी के साथ कराऊंगा, आपकी अच्छी तैयारी के साथ कराऊंगा। मैं भी कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता। मैं आपकी गंभीरता के साथ, आपकी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कराऊंगा, आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं अपनी नौकरी के प्रति, तो आप मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं, जो हमारे चैनल पर चल रहा है। इसकी ओरिजिनल फीस तो 451 रुपये है, लेकिन 3 सितंबर तक आप इससे सिर्फ 415 रुपये में जुड़ सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, या वहां पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करना होगा आपको, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज का आपका प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां से जुड़ा हुआ वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आपको जितनी जानकारियां चाहिए थी वो सारी मिल गई होगी। एक अच्छे तरीके से एकाग्रता के साथ पढ़ते रहिए। ये चीजें थ्योरी वाली हैं, तो हो सकता है आपको वॉर करें, लेकिन चुनौतियां आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी, तभी कामयाबी मिलेगी ना। अगर हर चीज आपको आसान करके दे दी जाएगी तो फिर परीक्षा कराने का अर्थ क्या हुआ? जो बोर हो जाएंगे वही तो परीक्षा में बाहर होंगे, जो अपनी बोरियत से जीत पाएंगे वही परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपकी बोरियत अगर हो रही है क्लास को पढ़कर, तो समझिए कि आप कुछ गलत है, आपके अंदर कुछ निगेटिव एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है, जिसे आपको बाहर निकालना है। आपको मैं 3 चरणों में पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। पहले चरण में आपकी पढ़ाई होगी ये पूरी थ्योरी की, दूसरे चरण में आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए जाएंगे, ठीक है, और तीसरे चरण में आपके जब होगा तो आपका 1 लाइनर कराया जाएगा। क्या? 1 लाइनर। तो इससे क्या होगा, आपकी 3 चरणों में तैयारी बिल्कुल सिलेक्शन वाली हो जाएगी। तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, अपनी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर है आपको? यूट्यूब के भरोसे मत बैठिए और 2-3 हजार कहीं फीस मत भरिएगा। आपको 415 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। जरूर जुड़े, एक अच्छी तैयारी करने का आपको मौका मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो आज का प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसका उत्तर भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।